आज मैं आपको कराने आ रहा हूँ मास्टर क्लास फिर से, जो मैंने आपसे कहा था। तो आज मैं आपको मास्टर क्लास में क्या स्मार्ट गणपति क्लासेस की तरफ से पार्ट 3 कराने आ रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको करा दिए थे साइंस का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पार्ट 3 में जरा देर हो गई, मैंने कहा था जल्दी ही डालेंगे, कोई बात नहीं, आज हम डालते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 मैंने पार्ट 2 तक आपको कहाँ तक करा दिया था, प्रकाश के जो दर्पण थे वहां तक मतलब कि प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट करा दिया था ना। हाँ, करा दिया था कंप्लीट। तो अब क्या बचता है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन बचता है। तो मुझे क्या कराना है, प्रकाश का अपवर्तन समझाना है। तो प्रकाश के अपवर्तन में आज मैं पार्ट 3 में आपको प्रकाश का अपवर्तन समझाऊंगा। और यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यदि आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप पहले से जुड़ चुके हो हमारी टीम के संग तो पार्ट 2 का पार्ट 3 का मजा लें। चलते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये है हमारी हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन। वैसे मैंने अपवर्तन आपको प्रकाश के गुण में बताया था थोड़ा, तो ये उसी वही परिभाषा है एक तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। ओके, प्रकाश के अपवर्तन में क्या है हमारा, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। जी मैंने परिभाषा उतार ली है। तो हमारी परिभाषा है प्रकाश का अपवर्तन की, प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश किरणों का, प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण है, ये हमने मान लिया आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और देखो परावर्तन में हम क्या बोलते थे, परावर्तित किरण को किसे परावर्तित किरण बोलते थे, जिसका आपतन मतलब कि आपतित किरण आती है और परावर्तन हो जाता है तो उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है, अपवर्तन की। तो ये आपतित किरण आई और इसका अपवर्तन हुआ तो ये होगी अपवर्तित किरण। अब एक माध्यम से, अब माध्यम क्या होते हैं, तो माध्यम जैसे कि वायु, कांच, पानी, ये सब क्या हो गए माध्यम। तो आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कि आपने देखो कभी भी टब पे पानी भरा रखा है, अब आप कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो टब में आप देखोगे तो क्या है, अपना हाथ डाल के देखना, तो हाथ हमेशा मतलब कि अलग सा दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाथ जो है ना अपने हाथ से नहीं थोड़ा सा उधर है। क्या क्यों लगता है, क्योंकि प्रकाश की किरण हमारी पथ में परिवर्तन की घटना, पथ में परिवर्तन, प्रकाश की किरण में परिवर्तन हुआ घटना में। अब देखो ये जैसे कि ये टब है, मान लो ये कांच नहीं है, ये जल है। क्या है, ये जल है। ओके, ये जल है, मैंने कहा ये जल है, तो जल है अर्थात पानी है। ओके, अब देखो ये टब है, तो टब है, ये वायु। एक माध्यम तो हो गया वायु, दूसरा माध्यम हो गया जल। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वायु से किरण आई और जल में गई। आने वाली किरण को हमने कह दिया आपतित किरण और जाने वाली किरण को कह दिया अपवर्तित किरण। ओके, और उनके पथ में परिवर्तन किया। देखो आपतित किरण पहले सीधी आ रही थी, हाँ आ रही थी। अब यहाँ से देखो, ये अगर सीधी आनी चाहिए थी, ये यूं आनी चाहिए थी, मगर ये यूं नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि पथ में परिवर्तन की घटना। अब ये परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पथ में परिवर्तन की घटना अपवर्तन कहलाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण कोई माध्यम में जाए और उसकी जो दिशा है वो बदल जाए, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी दूसरे माध्यम में। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें बनती हैं, देखो एक माध्यम और दूसरा माध्यम। अब हमने माध्यमों का भी नाम रख दिया भाई, एक माध्यम और दूसरा माध्यम। जैसे कि वायु है, वायु को भी कुछ ना कुछ माध्यम बोलते होंगे, विरल माध्यम। ओके, ये मैंने लिखा है, अब मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं। जल को हम क्या बोलते हैं, जल को सघन माध्यम। अब देखो यहाँ पे विरल माध्यम और सघन माध्यम स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अब देखो विरल माध्यम की बात आए तो हम बस सबसे शॉर्ट ट्रिक में देख लो, जिसके कण दूर दूर होते हैं, जिस पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं वो तो विरल माध्यम की श्रेणी में आते हैं, और जिस पदार्थ के कण पास पास होते हैं वे सघन माध्यम की श्रेणी में आते हैं। अगर बात चल रही हो दो माध्यम की तो उनमें विरल और सघन देखना पड़ता है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे वायु और जल की बात चल रही है। अब आप देखोगे कि वायु के कण ज्यादा दूर होते हैं कि जल के कण ज्यादा दूर होते हैं, वायु के कण ज्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पे विरल माध्यम कौन सा होगा, वायु। और जल, जल के कण क्या होते हैं, वायु के अपेक्षा पास पास होते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं। तो जल, जल यहाँ पे कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। अगर यहाँ पे मैं कहूं क्या कहते हैं, कांच कर दूं, कांच कर दूं, कांच, कांच में क्या होगा। अब आप जानते हो कांच में क्या होगा, कांच के कण कितने पास होते हैं, बहुत पास होते हैं कांच के कण। तो
तो यहाँ पे माध्यम बदल जाएगा, ये विरल माध्यम नहीं होगा, ये हो जाएगा सघन माध्यम। सघन माध्यम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, फिर विरल माध्यम हो जाएगा जल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कांच की अपेक्षा तो इसके कण दूर दूर होते हैं ना जल के, तो ये हो गया विरल माध्यम। तो यहाँ पे अभी हम पूरी वायु कर लेते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा, तो ये मैंने वायु कर लिया है। तो अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको प्रकाश का अपवर्तन में कि प्रकाश किरणों का आपतित करण एक माध्यम से, एक माध्यम हो गया वायु, दूसरा माध्यम हो गया जल में जाने पर गई उनके पथ में परिवर्तन की घटना। अब ये सीधी जा रही थी, यहाँ से टेढ़ी होगी तो परिवर्तन की घटना भी। अब ये कौन क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें बनती है, कुछ चीजों की परिभाषा आती है, जैसे कि आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, और क्या कहते हैं सघन विरल माध्यम। सघन माध्यम तो मैंने आपको बता दिया, वो विरल माध्यम सघन माध्यम की परिभाषा भी होती है, तो उसको मैं अभी इसके बाद लिख के बता दूंगा आपको। तो देखो पहले आपको बता दूं आपतन कोण। अपने आपने देखा कि जब प्रकाश का परावर्तन हुआ था तो परावर्तन में भी परावर्तन कोण थे, तो इसी प्रकार क्या कहते हैं अपवर्तन में फिर अपवर्तन कोण भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। परावर्तन में कौन कौन से कोण थे, हमारे पास दो कोण थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम करते थे, प्रदर्शित करते थे आई से, और परावर्तन कोण को आर से। ओके, परावर्तन कोण को आर से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपतन कोण को तो आई से प्रदर्शित करेंगे। ओके, और परावर्तन कोण की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो आर को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, अपवर्तन कोण से। ओके, तो अपवर्तन कोण से हमने प्रेजेंट किया। अब देखो जिस आपतित किरण मतलब कि जो माध्यम है आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही है वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। अब देखो यहाँ पे हमने कोण ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। ठीक है, खींच लिया अभिलंब। अब देखो अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। और यहाँ पे देखो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, कौन सी किरण जिसका अपवर्तन हुआ है, वे वाली किरण अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहेंगे हम, आर, अर्थात अपवर्तन कोण। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आती है सघन माध्यम विरल माध्यम, क्योंकि ये मेन है, इसके बिना तो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ ही नहीं आएगा, तो मैं अभी इसको समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार इसको बता देता हूँ। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, वही टब वाला एग्जांपल देता हूँ। तो देखो टब वाले में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जैसे कि अब मैं उसमें क्या कहते हैं, आप हाथ डालना पानी में, कभी हाथ डालना तो क्या होगा, पानी में आपको लगेगा कि मेरा हाथ जो है ना थोड़ा सा इधर है, मतलब कि इधर की साइड है थोड़ा सा। क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ओके, एक माध्यम से मैंने वायु से जल में डाला है हाथ, जल दूसरा माध्यम हो गया, तो वायु तो कौन सा माध्यम हो गया हमारा, विरल माध्यम। जल हो गया हमारा सघन माध्यम। तो जब उसमें मैंने डाला तो क्या होगा, मेरा हाथ थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप परिभाषा से ध्यान से पढ़ लें, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि आपको ये उतारने हो तो नोट्स बनाने हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है चित्र द्वारा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको रफ करके क्या कहते हैं आपके लिए सघन माध्यम विरल माध्यम बताता हूँ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, मैंने ये उतार दिया है, आपको परिभाषाएं डाल दी है, डेफिनेशन सघन माध्यम विरल माध्यम की। तो सघन माध्यम की हमारी डेफिनेशन क्या है हम पढ़ते हैं। तो सघन माध्यम में हमें दिया है यदि अपवर्तित किरण या अपवर्तित किरण मैंने आपको बताया था अभी अभिलंब की ओर झुकी होती है तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। कैसे, मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूँ। मान के चलो ये कोई मतलब कि ये कांच है, ठीक है, कांच है, कांच तो एक ये दूसरा माध्यम हो गया, और ये तो वायु है ही। तो वायु से कोई किरण चल रही है, मैंने यहाँ पे पहले अभिलंब खींच देता हूँ, तो मैंने ये अभिलंब खींच दिया। अब वायु से कोई किरण आ रही है वायु के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो आई ये हो गया आपतन बिंदु। ओके, अब देखो यहाँ से क्या होगा, पथ में परिवर्तन होगा, तो ये न्यो हो गई, न्यो मान के चलो, मतलब कि न्यो हो गई। ओके, इतना परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा है, यदि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यहाँ पे कौन सी है, ये है, अभिलंब की ओर झुकी होती है। अभिलंब देखो ये है, और झुक रही है कि नहीं झुक रही है, अभिलंब के पास है, और झुकी क्या, तो आप बस ये देख लो अभिलंब के पास होती है। अभिलंब की क्या होती है, अभिलंब के
पास होती है। ओके, इसको याद रखो आप। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब के पास होती है तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अभिलंब के पास है कि नहीं है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, कांच, सघन माध्यम हो गया। और वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जिसके कण दूर दूर हो वे विरल माध्यम और जिसके कण पास पास हो वे सघन माध्यम। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ओके, अब देखो विरल माध्यम की परिभाषा देखते हैं। तो विरल माध्यम में क्या कहा है, यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटे जाती है, क्या, अभिलंब से दूर हटे आती है। ओके, तो देखो जैसे कि अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये अपवर्तित किरण आई कोई यूं, ये आई, परिवर्तन होगा, परिवर्तन में ये यूं सीधी तो होगी नहीं, क्या होगा इसका, यूं भी हो सकता है, तो ये यूं गई, मान के चलो ये यूं हो गई। ओके, अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे अभिलंब के पास है कि दूर है, अभिलंब के दूर है ये अभिलंब से, तो यहाँ पे क्या कहा है, अभिलंब की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है या दूर होती है कर लेते हैं, दूर होती है तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो ये कौन सा माध्यम होगा फिर, विरल माध्यम होगा कि नहीं होगा, ऐसे आपको मतलब कि समझना है, तो विरल माध्यम होगा, समझ गए। तो ऐसे मतलब कि अगर किरण अभिलंब के पास हो तो सघन माध्यम, यदि अभिलंब के दूर हो तो विरल माध्यम। क्या, अभिलंब के पास हो तो सघन माध्यम, अभिलंब से दूर हो तो विरल माध्यम। अब मैंने आपको ये सघन माध्यम विरल माध्यम समझा लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जब तक आपको क्या कहते हैं नियम, जैसे कि अब देखो अपवर्तन के भी हमारे कुछ नियम थे कि नहीं थे, परावर्तन के नियम, तो उसी प्रकार अपवर्तन के भी कुछ नियम होंगे, तो मैं आपको अपवर्तन के नियम बताता हूँ। तो ओके, आप इसको जब तक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपने इसको रफ कर लेता हूँ। तो ये अपवर्तन के नियम हमने उतार लिया उसको रफ करके सघन माध्यम का, जिस मैंने आपको बताया था परावर्तन में जैसे नियम होते हैं उसी प्रकार अपवर्तन में नियम होते हैं। तो परावर्तन में भी हमारे 2 नियम थे, तो अपवर्तन में भी हमारे 2 ही नियम है। तो देखो परावर्तन में पहला नियम क्या था, प्रथम नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम देखते हैं अपवर्तन में क्या कहते हैं, प्रथम नियम क्या है। तो अपवर्तन में हमारा प्रथम नियम है आपतित किरण, ओके बोई, अपवर्तित किरण, वहां पे क्या था परावर्तित, यहाँ पे अपवर्तन की बात चल रही है तो यहाँ पे क्या आ गई, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरी बात आती है द्वितीय नियम की। तो देखो परावर्तन में हमारा द्वितीय नियम क्या था कि साइन, वो जो आई था, आई इक्वल होता है आर, अर्थात अपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। और यहाँ पे अपवर्तन की, तो अपवर्तन कोण की बात होगी आर की। तो यहाँ पे देखते हैं द्वितीय नियम में क्या लिख रहा है कि आपतन कोण को किससे प्रेजेंट करते हैं हम, आई से, कि ज्या, अब आप ज्या शब्द नया आ गया, ज्या हिंदी में भाई ज्या क्या है, तो मैं आपको बताऊं ज्या होता क्या है। जैसे कि साइन कॉस थीटा ये जो होते हैं ना वो ज्या की श्रेणी में आते हैं। तो क्या इनको हम क्या बोलते हैं, ज्या, साइन को हम बोलते हैं हमेशा ज्या। तो ज्या किसकी, आपतन कोण की ज्या, तो मतलब साइन आई, तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण को किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से, तो साइन आर का अनुपात अर्थात डिवाइडेड में एक नियतांक होता है, इक्वल में नियतांक। ओके, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये 2 नियम बहुत ही मेन है, आप इसको याद जरूर कर लें, आपको अगर समझ में नहीं आया तो भी इसको याद जरूर कर लें। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं कि स्नेल का नियम बताइए, ऑप्शन में दे देंगे आपको कि एंगल ए आई इक्वल एंगल आर, साइन आई इक्वल साइन आर, साइन आई इक्वल एन इंटू साइन आर, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नेतांक। तो आप इसमें से कौन सा लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नेतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये 2 नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपवर्तनांक, जो कि सबसे मेन है इसमें। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपवर्तनांक पर। मैंने वो रख कर लिया, अपवर्तनांक की डेफिनेशन उतार दी है। तो अपवर्तनांक जो मेन है इसमें पार्ट 3 में जो मैं मेन चीज कराता था अपवर्तन में, वो है अपवर्तनांक मेन। तो इसमें एक चीज इकट्ठा ही होगी, उसको बताने से पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ कि स्नेल के नियम से जो नियतांक होता है, हमारा स्नेल का नियम क्या था, अभी मैंने आपको बताया था। स्नेल का नियम था नियतांक इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। उसने कहा जो नियतांक होता है, तो नियतांक के इक्वल में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिख दिया मैंने। इसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष, तो प्रथम को हमने 1 से किया,
अपवर्तनांक की बात चल रही है, सापेक्ष, तो द्वितीय माध्यम के तो 2 रख दिया, किसका अपवर्तनांक, तो 1n2 ऐसे आया। अब देखो जहां से कि ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी इसमें लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जैसे कि अब मैं कहूँ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष आपको बस ये देखना है, जो के सापेक्ष चीज आए ना, जैसे कि के सापेक्ष चीज आया तो उसको हमें क्या लिखना पहले। जैसे मैंने कहा वायु के सापेक्ष, तो वायु को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से, ए मींस एयर, तो ए मैंने पहले लिख दिया, सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। जल को किससे प्रेजेंट करते हैं, वाटर, डब्ल्यू मतलब वाटर, तो ए एंड डब्ल्यू। अब मैं आपसे कह दूं पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष आ रहा है, जल के सापेक्ष। तो मैंने कहा था सापेक्ष वाले को हमने पहले लिखना है, तो जल के सापेक्ष आ रहा है तो डब्ल्यू, फिर एन, और किसके सापेक्ष, वायु के, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, वायु के, तो डब्ल्यू एन ए, ऐसे हम लिखेंगे। तो हमारी क्या हुई अपवर्तनांक की एडिंग, कि स्नेल के नियम से जो नियतांक होता है इसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष 1n2 द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो 1n2 इक्वल होता है हमारा sin i अपॉन sin r, ओके, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपवर्तनांक का। फिर इसके मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, अपवर्तनांक वो क्या कहते हैं प्रकाश की चाल में उसमें संबंध जो है फॉर्मूला है हमारा, एक फॉर्मूला वो समझा देता हूँ, फिर जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार दें। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध मैं आपको ये बताता हूँ। तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक इक्वल होता है निर्वात या वायु प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम को हम प्रेजेंट करते हैं बी से, निर्वात को हम प्रेजेंट करते हैं सी से, अपवर्तनांक को प्रेजेंट करते हैं एन से, ओके, यहाँ तक आपका क्लियर। अब देखो जैसे कि हम किसी का अपवर्तनांक दे दे, आपसे पूछे कि क्या कहते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक दे दे और निर्वात की प्रकाश की चाल हमें क्या लगानी है, अगर दे दे तो सही है, अगर ना दे तो हमें हमेशा क्या लगानी है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें लगानी है इसकी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, ओके। माध्यम में प्रकाश की चाल दे देगा, उससे क्या करना होगा हमें, फिर हम एन निकाल लेंगे अपवर्तनांक, ओके। अब देखो कुछ हमारे पास फॉर्मूले जो हमें क्वेश्चन में प्रयोग करनी है। जैसे कि अब हमसे पूछ ले, ये तो यही फॉर्मूला है, क्या कहते हैं इसमें कर दिया है कि वायु के सापेक्ष जल कांच का अपवर्तनांक, जी को हम करते हैं कांच से, इक्वल निर्वात या वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक अपॉन वो प्रकाश की चाल अपॉन बी अपॉन जी, अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल, ओके। ये चाल का था, चाल में संबंध। अब कुछ अपवर्तनांक में फॉर्मूले हमारे, जैसे कि कह दे आपसे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालो, और आपको दे दे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालो। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज आ रही है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखो है इस फॉर्मूले में है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट करके कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल होता है 1 अपॉन कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो उसमें से क्या एक ही चीज होती है, आपको एक चीज दे देगा, एक चीज निकालनी है। क्या दे देगा, या तो आपको दे देगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या फिर आपको दे देगा क्या कहते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो उसको हमने देखा कि दो चीज है हमारे पास, हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला आता है हमारा कि क्या कहते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल 1। सापेक्ष मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है, ऐसे ही है। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको यदि इस पार्ट 3 तक के नोट्स चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी स्मार्ट गणपति क्लासेस के नाम से जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इसके नोट्स ले लें। उसके नोट्स में आज आपको डाल दूंगा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे पार्ट 3 तक के अपवर्तनांक तक के, और लेंस वाला हम पार्ट 4 में आपको समझाएंगे। मिलते हैं जल्दी पार्ट 4 में, ओके। सब्सक्राइब जरूर करना, चलिए।